ओके गाइस, तो लास्ट दिन मैंने रेजोनेंस थ्योरी के बारे में बात किया था, पूरा डिटेल्स मैंने बताया था और मैंने आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स भी दिए थे। और वो सारे असाइनमेंट्स आई होप आपने कर लिए होंगे, या फिर अगर नहीं किए होंगे, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे स्टडी मटेरियल्स में वो सारे अवेलेबल्स हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सारे समझा दिया था। तो छोड़ो, जो भी है वो हो गया। अब प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, और अगर प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समझ गए हो, तो मैं और 3 पॉइंट रेजोनेंस के बारे में ऐड करना चाहूँगा मैं, ठीक है। 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो होगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो व्हाट इज़ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये एक टर्म है। तो टर्म से देखो कुछ समझ में आता है कि नहीं। स्टेरिक, ओके, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, दैट मीन्स स्टेरिक फैक्टर इनहिबिट कर रहा है रेजोनेंस को, ओके। तो इसको हम थियोरेटिकली कैसे समझेंगे, तो बहुत सिंपल है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ 2। आपको पता होगा लास्ट दिन मैंने आपको बताया था, अगर रेजोनेंस कोई किसी भी सिस्टम में पॉसिबल होना हो तो उस सिस्टम को प्लानर होना होगा। जिस ग्रुप के साथ उस रेजोनेंस हो रहा है, उस पूरे ग्रुप और बाकी सिस्टम जिसके साथ उस ग्रुप का रेजोनेंस हो रहा है, सबको एक ही प्लेन में रहना है, सेम प्लेन में रहना है, ठीक है। रेजोनेंस होने के लिए सारे सिस्टम्स को सेम प्लेन में रहना है। अगर दोनों के दोनों अलग अलग प्लेन में है तो उन दोनों के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल देके भी बताया था कि जो यहाँ पे NO2 ग्रुप होगा, तो NO2 ग्रुप और बेंजीन रिंग, ये ग्रुप और बेंजीन रिंग दोनों को सेम प्लेन में रहना होगा, अदरवाइज रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो इन दिस केस इट्स ओके कि ये सेम प्लेन में है, तो नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेंस पॉसिबल होगा। बट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ जिसमें हम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों रेजोनेंस वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, और उसका आंसर आएगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो हम एग्जांपल देके समझते हैं, तो एक बार में एग्जांपल्स भी हो जाएंगे और हमें जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। तो फास्ट, तो मैं 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ईजी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा। ये एनिलिन, ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, और यहाँ पे मान लो मिथाइल ग्रुप एक, दूसरा मिथाइल ग्रुप, ओके छोड़ो, मिथाइल को तोड़ के लिखता हूँ ताकि समझ में। मिथाइल में CH3 ग्रुप, हेयर अनदर CH3 ग्रुप, और हेयर NO2 ग्रुप है, ठीक है। अब इन जनरल जो NH2 ग्रुप होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना रेजोनेंस पॉसिबल ऐसे करेगा, ओके। मैं तो एक स्टेप दिखाता हूँ बस, और ऐसा हुआ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो चेंजेस ये होंगे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे साथ साथ आप करो, इवन वीडियो को पॉज करके भी पूरा रेजोनेंस कंप्लीट करो। जितना ज़्यादा रेजोनेंस करोगे उतना ज़्यादा हाथ का फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगा, और हाथ का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा तो एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ठीक है। हाथ घुमाते वक्त सोचना नहीं पड़ेगा कि इस तरफ घुमाऊँ या उस तरफ घुमाऊँ, राइट। तो मेरे साथ हाथ घुमाते रहो ताकि ईजिली हर एक रेजोनेंस को कर पाओ और एग्ज़ाम में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो और भी हमें ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, और 2 स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे। तो ये एक कंपाउंड है, ठीक है। और दूसरे में कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूँ, सिमिलर टाइप का कंपाउंड होगा, जस्ट स्लाइट डिफरेंस, सेम है, सेम हेयर, यहाँ पे NH2 होगा, 2 CH3 ग्रुप यहाँ पे होगा, और NO2 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो सेम, तो इसका रेजोनेंस भी अगर मैं करूँ सेम रेजोनेंस होगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अब डिफरेंस क्या है इन दोनों सिस्टम में, तो यही मुझे समझाना है इस रेजोनेंस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के थ्रू। देखो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, फॉर द फर्स्ट केस, ये जो CH3 ग्रुप है ना, दोनों CH3 ग्रुप है, ये NH2 के पास है, राइट। और NH2 मतलब बस H तो बहुत छोटा एटम है, मतलब, और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम ही है। तो ये बेंजीन रिंग नाइट्रोजन के साथ, मतलब NH2 ग्रुप के जो नाइट्रोजन के साथ, उसके साथ सेम प्लेन में ही हमेशा रहेगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है उसके साथ मान लो किसी का भी कुछ भी इंटरेक्शन नहीं होता, कभी भी नहीं होगा इंटरेक्शन। स्पेशली स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक मतलब एक A है दूसरा B है, उन दोनों के बीच में जो रिपल्शन होता है, क्यों रिपल्शन होता है, A का साइज़ बहुत बड़ा है और उसका चार्ज नेगेटिव है, B का साइज़ बहुत बड़ा है, उसका चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों का चार्ज नेगेटिव है और दोनों बड़ा भी है,
ओके। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अपोज तो करेगा ही, रिपेल तो करेगा ही। तो स्टेरिक रिपल्शन मतलब भीड़, भीड़ पता है ना, ऐसे बस में ट्रेन में भीड़ होती है, स्टेरिक का मीनिंग होती है भीड़, तो भीड़ की वजह से। तो मॉलिक्यूल्स में भीड़ मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स में भीड़ का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये जो अगर मान लो ये एक मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप में C3H है, तो 3H में हाइड्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता है हर एक, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जो रिपल्शंस होते हैं उसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन। ओके। अब स्टेरिक रिपल्शन तो हमें समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर सिस्टम के बीच में जो रिपल्शन होता है वो। अब स्टेरिक फैक्टर इनहिबिट कैसे करेगा रेजोनेंस को, वो हम ये दोनों एग्जांपल में समझेंगे। तो ये नंबर 1 एग्जांपल, ये नंबर 2 एग्जांपल। तो देखो बेसिकली होता क्या है, फर्स्ट एग्जांपल अगर लोगे तो इन जनरल दोनों एग्जांपल में, पहले बता दो, दोनों एग्जांपल में रेजोनेंस पॉसिबल होगा, राइट। इसमें भी जैसे हो रहा है सिमिलर वे में, सेम वे में इसमें भी रेजोनेंस होगा, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बस सेम स्ट्रक्चर आएंगे, नेगेटिव चार्ज सेम जगह पे आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक होगा कि यहाँ पे जो CH3, यहाँ पे देखो CH3 और NO2 ग्रुप, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। और यहाँ पे रिपल्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन एटम एटैच्ड है जो बहुत छोटा है, रिपल्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन NO2 को अगर मैं तोड़ के लिखूंगा तो कैसे दिखेगा, देखो थोड़ा सा मैं इसको तोड़ के लिखता हूँ NO2 को, ठीक है, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, N सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O हेयर प्लस। अब देखो, अब CH3 को भी अगर मैं ऐसे तोड़ के लिखूँ दोनों CH3 को, तो क्या होगा CHHH CHHH। अब देखा क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब ये जो दोनों सिस्टम्स रहेंगे, इन दोनों सिस्टम में रिपल्शन क्रिएट होगा, ठीक है। मैं अलग कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये सिस्टम में रिपल्शन क्रिएट होगा। जब इन दोनों सिस्टम में रिपल्शन क्रिएट होगा तब ये जो ग्रुप है NO2 ग्रुप, ये ग्रुप सेम प्लेन में नहीं रहेगा, इट विल लूज इट्स प्लेन। ओके। तो अगर ये NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ सेम प्लेन में नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ दिस टू रिपल्शन। और इस रिपल्शन का नाम क्या है बताओ, ये जो नॉन बॉन्डेड रिपल्शन होता है, मतलब देखो कोई कनेक्शन नहीं है, बस ऐसे वैक्यूम में रिपल्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है, ठीक है, बस रिपल्शन हो रहा है। तो इस रिपल्शन का नाम है वैन डर वाल्स रिपल्शन। याद रखना, सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये वैन डर वाल्स रिपल्शन के कारण ये जो NO2 ग्रुप होंगे वो इट विल लूज इट्स प्लानरिटी विद द बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन रिंग के साथ जो प्लेन में था पहले, वो प्लेन में अभी नहीं रहेगा। लेकिन इस सिस्टम में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इस सिस्टम में NO2 ग्रुप प्लेन में रहेगा, लेकिन इस सिस्टम में NO2 ग्रुप प्लेन में नहीं रहेगा। तो अब रेजोनेंस में इसका इफेक्ट क्या होगा, देखो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने 2 स्ट्रक्चर लिखा ना, इसको मैं उड़ा देता हूँ और मैं एक और पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ मैं। देखो तो अगर यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा चीज़ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो क्या स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 को एमी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, दोनों सेम ही होता है, मैं एमी फॉर मिथाइल। अब यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे NO2 एज यूजुअल रहेगा, लेकिन मैं NO2 को ऐसे नहीं लिखूंगा, NO2 को तोड़ के लिखूंगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, राइट। अब जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज ना एज NO2, यहाँ पे रिपल्शन नहीं हो रहा है, तो एज NO2 डजंट पार्टिसिपेट इन वैन डर वाल्स रिपल्शन, सो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा इसका 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज जनरली जो रेजोनेंस करता है, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे रेजोनेंस करके फिर से पहले वाला स्ट्रक्चर लेके आ सकता है। इट विल ऑकर, ये इसमें भी होगा, ये इसमें भी होगा, और ये इसमें भी होगा, राइट, क्योंकि पूरा बेंजीन रिंग और NH2 प्लेन में है, इस सिस्टम में भी है, इस सिस्टम में भी है, दोनों सिस्टम में है। तो ये दोनों सिस्टम में बेंजीन रिंग में रेजोनेंस कंप्लीटली पूरा होगा, लेकिन इस सिस्टम में फर्स्ट वन में एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस होगा विथ NO2 ग्रुप एंड दिस विथ दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूरा स्ट्रक्चर मिलेंगे,
एंड एट लास्ट क्या होगा, हमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मिलेगा. हाउ, लेट मी शो दिस लाइक दिस. हेयर ऐसे गिरेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे एक चेंज होगा. तो स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे, जो रेड इस कलर का जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, वो आपको आता है. चलो फिर से ड्रॉ कर देता हूँ फिर भी समझाने के लिए. आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए 100%. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया. अब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड था, यहाँ पे NO2 एज यूजुअल रहेगा. ठीक है, जब मैं ये बॉन्ड घुमाऊंगा, अब अगर ग्रीन बॉन्ड घुमाऊंगा मैं, तब क्या आएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 प्लस चार्ज है यहाँ पे Me, यहाँ पे भी Me, और यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे ऐसे करके नाइट्रोजन के प्लस तो है ही, O माइनस, सॉरी O माइनस और O माइनस. तो आ गया ना एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर. तो देखो, तो इन केस ऑफ 1 हमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन इन केस ऑफ 2 हमें ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे. मतलब हमें 1 2 3 सेम स्ट्रक्चर, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर, क्योंकि पोजीशन अलग अलग है, तो सिमिलर स्ट्रक्चर हमें नंबर 2 के लिए भी मिलेगा. लेकिन जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ये वाला मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलेंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ, क्योंकि NO2 ग्रुप प्लेन में नहीं रहेगा. अगर प्लेन में नहीं रहेगा तो रेजोनेंस इसके थ्रू होगा नहीं. ओके, बाकी सिस्टम जैसे प्लेन में है, राइट, तो इसके थ्रू रेजोनेंस होंगे नहीं. ओके, तो अगर रेजोनेंस नहीं होंगे तो रेजोनेंस क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिपल्शन. और इस रिपल्शन का नाम क्या है? स्टेरिक रिपल्शन. रिपल्शन का नाम वैसे भी तो वैन डर वाल्स रिपल्शन है. तो वैन डर वाल्स रिपल्शन कब क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग. ओके, स्टेरिक भीड़ की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, क्योंकि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, तो पूरा एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना ये सिस्टम CH3 ग्रुप. तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बीच में रिपल्शन हो रहा है. जब रिपल्शन हो रहा है तब ये सिस्टम प्लानरिटी लॉस कर रहा है अपना, और जब प्लानरिटी लॉस करेगा तो ऑफकोर्स सेम प्लेन में नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा. तो इस घटना को हम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. मतलब स्टेरिक फैक्टर इनहिबिट कर रहा है रेजोनेंस को. और अगर स्टेरिक फैक्टर रेजोनेंस को इनहिबिट कर रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे हमें 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे, यहाँ पे हमें 4 स्ट्रक्चर मिलेंगे. तो कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे? ऑफकोर्स फर्स्ट वन, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रक्चर मिलता है हमें. ओके, और अगर फास्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे तो कौन से NH2 के पास मैक्सिमम लोन पेयर अवेलेबल रहेगा? ओके, लोकलाइज रहेगा. अगर कंपेयर करें तो ऑफकोर्स दोनों के पास नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है. मतलब पूरा लोन पेयर ऐसे घूमेगा सिस्टम में, रेजोनेंस होता रहेगा कंटिन्यूसली दोनों में. लेकिन किस में ज़्यादा अवेलेबल रहेगा? NH2 के पास. ऑफकोर्स इसमें, क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर हमें कम मिल रहा है. मतलब ये लोन पेयर NO2 के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. मतलब थोड़ा सा ही सही NH2 के ऊपर ये लोन पेयर थोड़ी देर ज़्यादा रहेगा देन इन दिस स्ट्रक्चर. ओके, और अगर लोन पेयर ज़्यादा रहेगा देन हम, मतलब इस कंसेप्ट को मैं बाद में आऊँगा, लेकिन एक बार बता दूँ मैं, अगर इसमें लोन पेयर ज़्यादा टाइम तक अवेलेबल रहेगा, मतलब दिस NH2 का लोन पेयर मोर टाइम अवेलेबल है, तो इसका बेसिसिटी, मतलब ये लोन पेयर डोनेट करने का क्षमता ज़्यादा है देन दिस. तो इस सिस्टम का बेसिसिटी ज़्यादा है देन दिस. ओके, तो बेसिसिटी में मैं बेसिक में ही आऊँगा, बस कुछ 2-4 लेक्चर के बाद आऊँगा. ठीक है, तो उसमें मैं आ रहा हूँ, बट पहले ये समझ लो. समझ गए? तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लियर हो जानी चाहिए. ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया. हमारा सेकेंड टॉपिक होगा, मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कुछ. ठीक है, तो सेकेंड टॉपिक चलो डिस्कस कर लेते हैं. तो सेकेंड टॉपिक है 2 टाइप के रेजोनेंस के ऊपर. फर्स्ट रेजोनेंस आइसोवैलेंट रेजोनेंस, क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये टर्म फ्यूचर में आप फेस कर सकते हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फेस करके आप डर जाओ, इसलिए मैं सारे टर्म्स आपको बता रहा हूँ. ठीक है, आइसोवैलेंट रेजोनेंस और हेटेरोवैलेंट रेजोनेंस. और आज मैंने ब्लैक फॉन्ट चूज़ किया, बस मुझे देखना है कि इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा या उसमें, क्योंकि ब्लैक कलर में आंखों में प्रॉब्लम नहीं होंगे आपके. ठीक है, इसलिए मैंने ब्लैक फॉन्ट चूज़ किया आज. ठीक है, हेटेरोवैलेंट रेजोनेंस और आइसोवैलेंट रेजोनेंस, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, मैं सब कुछ करा चुका हूँ, हर चीज़ सॉल्व किया करके दिया ऑलरेडी. तो आइसोवैलेंट और हेटेरोवैलेंट रेजोनेंस में बेसिक डिफरेंस यही है कि जब हमें रेजोनेंस डिफरेंट एक ही मॉलिक्यूल के लिए हमें डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये और ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम होंगे. ओके, अगर 5 बॉन्ड इसमें है तो 5 बॉन्ड इसमें भी रहेगा, 5 बॉन्ड इसमें भी रहेगा. और हेटेरोवैलेंट में सेम नहीं रहेंगे. तो मैं एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा बक ना करके, फिर इजीली आप समझ जाओगे. ठीक है, सिंपल एग्जांपल दूंगा बहुत. चलो,
फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसा होगा NH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर आप इसको रेजोनेंस करोगे तो ये लोन पेयर अवेलेबल है, करते हैं रेजोनेंस। चलो मैं ठीक करके कर देता हूँ, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें क्या मिलेंगे, NH2 प्लस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे माइनस। तो जब हमें ये स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे तो देखो यहाँ पे अब टोटल गिनते हैं क्या कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितने हैं 6, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी कितने हैं 6 है। तो यहाँ पे भी हमें 6 बॉन्ड मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो रेजोनेंस है ये आइसोवैलेंट रेजोनेंस है, ठीक है। रेजोनेंस के पहले और रेजोनेंस के बाद में या फिर जितने भी स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं, हर एक स्ट्रक्चर में सेम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक्चुअली मैंने एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकता था, मैंने स्किप कर दिया, बस एक बार में कर दिया। वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको रेजोनेंस करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे किया ना, पूरा रेजोनेंस का स्ट्रक्चर ऐसे दे दिया। तो इसको हाँ, इसको यहाँ पे ऐसे देना नहीं चाहिए था, मुझे कैसे करना था, यहाँ पे रखना था पहले। तो स्ट्रक्चर क्या मिलते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH सिंगल बॉन्ड CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक और स्ट्रक्चर हमें मिलते कैसे, यहाँ पे आता फिर यहाँ पे जाता, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर दिखाना है हम मुझे। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, राइट। अब देखो इसमें भी कितने बॉन्ड है, गिनोगे तो 6 आएंगे। तो सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 6। देखो NH2 CH ये बॉन्ड में कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो, गिन क्यों नहीं रहे हो, अगर आप गिनोगे सेम आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा आइसोवैलेंट रेजोनेंस, जहाँ पे सारे बॉन्ड हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम होंगे, ठीक है। अब आते हैं हेटेरोवैलेंट रेजोनेंस में। तो सेम एग्जांपल दूंगा जो मैंने कल दिया था, ठीक है, ये वाला। इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, इसको छोड़ के 1 1 2 3, 3 बॉन्ड्स हैं 1 2 3। अब इसका अगर रेजोनेंस करेंगे हम तो क्या आएगा, तो आएगा ये वाला, यहाँ पे आ जाएगा C। याद करो यहाँ पे जो मैंने रेजोनेंस किया, इसमें से ये मान लो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, याद करो एक बार, 10 सेकंड बाद में बता दूंगा आंसर, और मैच करना ठीक हुआ कि नहीं, ठीक है। तो हो गया हमारा पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया ना। तो ये इन दोनों में टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सेम नहीं है, ओके, इसलिए हमें इस रेजोनेंस को बोलते हैं हेटेरोवैलेंट रेजोनेंस। तो नंबर 2 फैक्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक और फैक्ट बचा है, जिसमें मैंने बताया था ना एक बार कि रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म दोनों सेम ही है। आप जब कंसिडर करोगे दोनों को सेम कंसिडर करोगे, लेकिन मैंने बोला था इन समटाइम्स दे आर नॉट सेम, कि वो समटाइम्स अब आ चुका है, तो अब मैं बता दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा डीप में नॉलेज मिला है। तो छोड़ो, अभी मैं पहले आंसर बता देता हूँ कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल्स होंगे, क्योंकि ये इसमें ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है, जो हमें सबसे पहले देखना है, ठीक है। तो चलो अगले स्लाइड में जाते हैं, ओके। तो नंबर 3 पॉइंट रेजोनेंस वर्सेस मेसोमेरिज्म, ठीक है, रेजोनेंस वर्सेस मेसोमेरिज्म। तो मैं आपको सारे स्लाइड्स के जो PDF होंगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि बाद में एक झटके में देख के आपको याद आ जाए, पूरा वीडियो देखना ना पड़े, घंटा वेस्ट करना ना पड़े बार बार, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो मैं इसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इस साइड में रेजोनेंस करूँगा, इस साइड में मेसोमेरिज्म करूँगा, ठीक है, ताकि एक साथ में दोनों हो जाए। तो मेसोमेरिज्म रेजोनेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो मेसोमेरिज्म हमेशा मल्टीपल बॉन्ड में होगा। देखो ये दोनों सेम ही है, आप जब कंसिडर करोगे सेम ही है, बस एक फैक्टर बताऊंगा एग्जांपल देके कब सेम नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड में ही देखा जाएगा। और ये नॉट ट्रू ऑलवेज, देखा जा सकता है सिंगल बॉन्ड में भी। तो एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो HCl है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है ना। जब ये बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से, तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेंगे, H+ और Cl-। तो ये इसको हम रेजोनेंस कंसीडर करते हैं। अब जब मेसोमेरिज्म करेंगे तो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो R
एन R2N C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अगर हम इस टाइप के स्ट्रक्चर ले रहे हैं तब देखो यहाँ पे इस टाइप के रेजोनेंस हो रहा है। ओके, और ये देखो एकदम परमानेंट इफेक्ट है, मेसमेरिज्म एकदम एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट। तो ये चेंज होने के बाद हमें क्या स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं, R2N प्लस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। याद रखना यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से भी रेजोनेंस हम दिखा सकते हैं, बट मेसोमेरिज्म के टाइम पे हमेशा कभी भी सिंगल बॉन्ड से नहीं दिखा सकते, और मेसोमेरिज्म हमेशा परमानेंट इफेक्ट है। लेकिन आप जब कंसीडर करोगे, मैं बता रहा हूँ बार बार, आप जब रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म को अलग नहीं समझाना समझोगे, और कहीं पे पूछेंगे भी नहीं, बस नॉलेज के लिए बता दिया मैंने कि रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म होता क्या है। मेसोमेरिज्म हमेशा मल्टीपल बॉन्ड में शो होता है और इस तरीके से होता है। अब बोलोगे यही तो, ये तो रेजोनेंस है, मैंने किया, हाँ रेजोनेंस ही ऐसी है, लेकिन हमें इसको बस एग्जाम्पल के थ्रू में मैंने बता दिया। लेकिन आप मेसोमेरिज्म और रेजोनेंस को डिफ्रेंशिएट हम नहीं करेंगे जब हम पढ़ेंगे, या फिर हमें काम का किसी काम का नहीं है वो डिफ्रेंशिएशन, तो कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो। मान लो दोनों सेम ही है, बस मैंने दिखाया आपको कि रेजोनेंस ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, बट इस तरीके से हम मेसोमेरिज्म को दिखा नहीं सकते। ठीक है, मेसोमेरिज्म हमेशा मल्टीपल बॉन्ड में ही शो होगा, ऐसे सिंगल बॉन्ड टूटेगा नहीं, कि इस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड ही है वो टूटेगा। ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट दिन बोला था रेजोनेंस हमेशा मल्टीपल बॉन्ड में या फिर लोन पेयर में शो होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि तब मैंने रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म को एक समझ के बोला था। ठीक है, दोनों अलग नहीं है, आपको अलग नहीं समझना। ठीक है, तो बेसिकली यही डिफरेंस है मेसोमेरिज्म और रेजोनेंस में। तो जैसे कि रेजोनेंस में प्लस माइनस आर होता है, मेसोमेरिज्म में प्लस एम माइनस एम होता है, लेकिन आप प्लस एम माइनस एम नहीं, आप प्लस आर माइनस आर ही समझोगे। ठीक है, राइट, कन्फ्यूजन नहीं है ना कुछ। ओके, चलो डन। चलो अब हम और आगे बढ़ेंगे और एक्स्ट्रा चीज़ें समझेंगे, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी और डिसोसिएशन एनर्जी दो चीज़ें हैं, तो एक एक करके मैं समझाऊंगा। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। तो बेसिकली डिसोसिएशन एनर्जी होती क्या है, देखो कोई भी दो एटम, याद रखना कुछ पॉइंट में इंक्लूड कर रहे हो, 2 एटम होनी चाहिए, 2 एटम के बीच में हम डिसोसिएशन एनर्जी देखेंगे। देन सिस्टम गैसियस स्टेट में होनी चाहिए। मैं पॉइंट करके समझा रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आए और याद रहे। 2 एटम होने चाहिए और सिस्टम गैसियस स्टेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूलर सिस्टम में मल्टीपल एटम्स होता है। ओके, मल्टीपल एटम्स, फॉर एग्जांपल CH4 ले लो। ओके, तो CH4 में 1 2 3 4 बॉन्ड है, लेकिन जब हम डिसोसिएशन एनर्जी को कंसिडर करेंगे तब हमें बस 2 एटम और उनके बीच का बॉन्ड लेना है, मतलब C और H लेना है। हमें ऐसे 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 नहीं लेना, हर एक को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, बस हमें C और H लेना है। ओके, तो याद रखना, तो मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू CH नहीं ले रहा हूँ, मैं बस XY ले रहा हूँ, एक सिंगल बॉन्ड Y। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जैसे कि नाम से ही आ रहा है कि डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब हमें किसी भी चीज़ों को डिसोसिएट करना है। तो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री में क्या डिसोसिएट होता है, बॉन्ड डिसोसिएट होता है, बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। तो जब बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, तो जब बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तब बॉन्ड डिसोसिएशन हमेशा इक्वल वे में होनी चाहिए। इक्वल वे का मतलब क्या है, इक्वल वे का मतलब है कि कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज का जनरेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे आफ्टर डिसोसिएशन वो चार्ज्ड स्पीशीज नहीं होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। और न्यूट्रल मतलब कैसे होगा, देखो अगर न्यूट्रल पॉसिबल तब भी है क्योंकि हमें X और Y के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन यहाँ पे नहीं करना, हमें बस बॉन्ड को तोड़ना है, राइट। तो जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें किस तरीके से तोड़ने से क्या होगा ना, बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा ताकि कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज क्रिएट ना हो। एक ही पॉसिबिलिटी है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके ऊपर। अब देखो इन जनरली मैं क्या करता हूँ, ऐसे डबल साइडेड एरो यूज़ करता हूँ। इसका मतलब हमेशा होता है 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, याद रखना।
और अगर मैं सिंगल बॉन्डेड एरो यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि मैंने अभी किया है ऐसे इस तरीके से, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से, ये काम पे आएगा। और मैं इस तरीके का रेजोनेंस भी अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा ताकि अभी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये क्यों होगा, क्योंकि हमें बॉन्ड को डिसोसिएट करना है विदाउट फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ चार्ज्ड स्पीशीज। ओके, तो अब प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे हमें, एक्स जिसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आ गया ये वाला, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और वाई के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, प्लस वाई डॉट। और मैंने पहले ही बोला था हर एक स्पीशीज कौन से स्टेट में रहनी चाहिए, गैसियस, याद रहे इस बात, ये बात, ठीक है, हर एक स्पीशीज गैसियस स्टेट में रहनी चाहिए, ये डिसोसिएशन एनर्जी और डिफाइन करते वक्त। ओके, डेफिनेशन तब भी करेक्ट होगा जब आप गैसियस स्टेट को इंक्लूड करोगे इसमें, लिक्विड सॉलिड नॉट ट्रू। ओके, ओनली गैसियस स्टेट में ये ट्रू है। तो ये है, तो हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हाउ मच एनर्जी वी हैव टू ऐड, ओके, और एनर्जी नीडेड, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डी। ओके, आई होप नाउ इट्स क्लियर। तो ये है हमारा डिसोसिएशन एनर्जी दो एटम के बीच का बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब हमें जानना है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये, अच्छे से सुनना, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको ले लो, ई ले लो, बॉन्ड एनर्जी, इसको तोड़ के मैं बता रहा हूँ, ऐसे फ्लुएशन नहीं, क्योंकि बेसिक चीज़ें है ना, तो बेसिक चीज़ों में ऐसे कुछ कुछ होता है। बाद में हम बेसिक चीज़ों को ही लेके बाकी सारे एग्जांपल्स, मैकेनिज्म्स, नेम रिएक्शंस, बेसिकली केमिस्ट्री, हर चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो बेसिक एग्जांपल्स में से कनेक्शन कभी कभी टूट सकता है कि इसके बाद में मैंने क्यों इसको लिया, कनेक्शन क्यों नहीं है पहले वाले से लास्ट वाले चीज़ों के साथ। ओके, तो ऐसा कभी भी हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा हमेशा कनेक्शन बनाए रखने का, ठीक है। तो अब देखो बॉन्ड एनर्जी में क्या होता है, मान लो सेम एग्जाम्पल मैं लूँगा मीथेन। ओके, बॉन्ड एनर्जी में क्या होता है, पूरे सिस्टम के हमें बॉन्ड को तोड़ना है। देखो डिसोसिएशन एनर्जी मतलब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए हमें, डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन। और बॉन्ड एनर्जी का मतलब उस बॉन्ड को बनाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए हमें। तो एक बात समझो, एक बॉन्ड को बनाने के लिए हमें जितना एनर्जी चाहिए होगा या फिर रिलीज होगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए होगा ना उसको ब्रेक करने के लिए, है ना। एक घर को बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए, घर को तोड़ने के बाद भी हमें सेम मटेरियल्स ही तो मिलेंगे ना, क्योंकि उसी से वो मटेरियल, उस चीज़ से बना हुआ है। तो दोनों अपोजिट वे में है, राइट। तो बॉन्ड एनर्जी में हमें क्या करना, क्या है, हमें एक एक करके बॉन्ड तोड़ना है। पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर ये वाला तोड़ेंगे, फिर ये वाला तोड़ेंगे, फिर ये वाला तोड़ेंगे, और पूरे सिस्टम को कंसिडर करके देखो कैसे किया जाता है। CH ऐसे था पहले, लेट्स ब्रेक दिस बॉन्ड फर्स्ट। ओके, तो हमें प्रोडक्ट्स के मिलेंगे C, और तोड़ने का जो वे है वो सेम रहेगा, मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड ऐड किया कि होमोलाइटिक क्लीवेज। देखो टर्म, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको भूलना मत। तो होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होती है, तो इसके साथ साथ होमो, दैट मीन्स एक और टर्म अवेलेबल होंगे, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब होता है, मान लो ये एक बॉन्ड है और ये बॉन्ड दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो इस टाइप का ब्रेकिंग होगा। तो इस टाइप का जब सिंगल इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाता है हर एक एटम में, तो अब हम बोलते हैं इस क्लीवेज, ये क्लीवेज है, ब्रेकिंग है, इस क्लीवेज को हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। और अगर सेम वे में, मान लो सेम वे में मैं इसको ऐसे लिखूँ, ऐसे लिखता C, यहाँ पे ऐसे था और ब्रेक होने के बाद ऐसे फॉर्म होता। ब्रेक कैसे होता, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ जाता, तो फिर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता, राइट। तो जब ऐसे कैटन और एनायन चार्ज स्पीशीज फॉर्म होगा तब हम बोलेंगे हेटेरोलाइटिकली। हेटेरो मतलब क्या, डिफरेंट, हो मतलब सेम। तो सिमिलर, सेम इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल रहा है और यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल रहा है, ठीक है। ये पूरा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अकेला कार्बन खा रहा है, हाइड्रोजन को कुछ नहीं दे रहा है, बिकॉज लिटिल बिट ही सही, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसलिए पूरा बॉन्ड पेयर कार्बन खा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हेटेरोलाइटिक और होमोलाइटिक क्लीवेज जानना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टर्म याद रह जाएगा,
ओके चलो अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके ओके डन। देन हमें फर्स्ट ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिल चुके हैं, राइट। अब देखो ये दोनों स्ट्रक्चर जब हमें मिल चुके हैं तो यहाँ से फिर से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। ओके कैसे होगा, अब चलो ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ओके जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, आप नोट करो ये सिस्टम तो यहाँ से निकल चुका है ना, अभी पहले पूरा सिस्टम ये था इनिशियल सिस्टम, अभी ये वाला इनिशियल सिस्टम है, ये वाला जो है, ये वाला नहीं है इनिशियल सिस्टम, ठीक है। मतलब पहले पूरा सिस्टम में जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन था, न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन था, न्यूक्लियस इन द सेंस कार्बन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन न्यूक्लियस और चार डिफरेंट हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके का था, रिपल्शन अलग तरीके का था, बॉन्ड एंगल अलग था ये सिस्टम में। लेकिन अभी जब ये सिस्टम फॉर्म हो गया और ये पेरेंट सिस्टम है अभी इसकी तरह, इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पूरा अलग है। तो जब ये सिस्टम अब ब्रेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए क्या जो पहले चाहिए था। मान लो पहले E1 एनर्जी चाहिए था इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, अभी ये एज पूरा ये सिस्टम एज पेरेंट सिस्टम है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन एटम्स है ही नहीं। मतलब पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अभी चेंज हो चुका है, राइट। और जब ऐसा हो चुका है दैट मीन्स हमारे पास जो सिस्टम अभी अवेलेबल है वो ये है, राइट। तो ये इस सिस्टम को ये वाला हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, दैट अमाउंट इज E2। दिस वाज E1, इट इज़ E2। अब ये फॉर्म होने के बाद क्या होगा, C हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब सेम इज ट्रू फॉर दिस ऑल्सो E3 and similarly you will get this and finally you will get E4, okay, and you will get final product like this. So it is hypothetical example, so don't take it very seriously, okay। सो बस समझाने के लिए कि बॉन्ड एनर्जी और डिसोसिएशन एनर्जी होता है क्या है। डिसोसिएशन एनर्जी बस 2 बॉन्ड के बीच में होता है, 2 एटम के बीच में होता है, जो बॉन्ड होता है वो टूटता है होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू, और बॉन्ड एनर्जी भी होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू ही टूटता है, बट वहाँ पे हर एक बार पेरेंट मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है। पहले पेरेंट मॉलिक्यूल ये था, फिर पेरेंट मॉलिक्यूल ये बना, फिर ये बना, फाइनली ये वाला बनेगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलेंगे। समझ में आ गया होगा बॉन्ड एनर्जी और डिसोसिएशन एनर्जी। तो मतलब अगर हमें मीथेन का 4 बॉन्ड का टोटल एनर्जी दिया हुआ है मान लो, या फिर मीथेन का जो CH बॉन्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, तो फिर क्या होगा, इसका बॉन्ड एनर्जी अलग है, इसका बॉन्ड एनर्जी अलग है। अगर हम एक एक करके ही तो बॉन्ड तोड़ेंगे ना, तो हम एक्सपेरिमेंटली एक एक बॉन्ड को तोड़ेंगे और देखेंगे कितना, इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी E1 चाहिए, इसको तोड़ने के लिए E2 चाहिए। तो दैट इज़ क्वाइट टफ, एक एक बॉन्ड को ऐसे तोड़ना क्वाइट टफ, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ओके। ऐसे एक एक बॉन्ड को तोड़ेंगे और इस टाइप के स्पीशीज़ जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो इस टाइप की स्पीशीज़ को रखना, एग्जिस्ट करना और उसको लेके एक्सपेरिमेंट करना बहुत टफ है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि हम E1, E2, E3 और E4 जितने भी बॉन्ड्स ब्रेक होंगे उसका जो एनर्जी उसका हम एवरेज लेंगे, और इसको हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, और इन जनरल हम इसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। मतलब एक CH की एनर्जी, ये जो समेशंस होंगे, इस समेशंस के 4 से डिवाइड करके जो मिलेगा वही होगा हमारा बॉन्ड एनर्जी E। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, राइट। नाउ इट्स क्लियर, इट्स डन, बॉन्ड एनर्जी खत्म हो गया अब पूरा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है, जो फ्यूचर में हमें होमोलाइटिक हेटेरोक्लिटिक क्लीवेज समझने के लिए ओजोनोलिसिस में काम पे आएगा, या फिर जब हम नेम रिएक्शन करेंगे बहुत यूजफुल होगा ये सारी कंसेप्ट, राइट। तो चलो अब समझ लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।